अच्छा तो गाइस, रिसर्च में जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है चूजिंग अ सैंपल। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं स्लाइड पे कि इस स्लाइड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बताना है कि पॉपुलेशन सैंपल किसे कहते हैं। इसके अलावा सिंपल बायस, सैम्पलिंग बायस और सैम्पलिंग एरर जो होते हैं। इसके अलावा सैंपल जब हम लोग लेते हैं तो उससे पहले जो स्टेप्स होते हैं, पॉपुलेशन कौन सी टाइप्स की होती है, उसमें फिर हम लोग कैसे लेते हैं। तो सैंपल लेने के लिए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया। इसके अलावा सैंपल जब ले रहे होते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स। इसके अलावा कौन से इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि और डेली लाइफ आर फिल्ड विद जनरलाइजेशन। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हम लोग जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे कि मैं अगर लेट सपोज खाना बनाता हूँ, खाना बना लिया तो मैंने एक कढ़ाई में बनाया खाना, तो बहुत ज़्यादा है। अब मैंने चेक करना है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो मैं टेस्ट करने के लिए चम्मच लेता हूँ और चम्मच उस कढ़ाई में मारता हूँ। तो कढ़ाई जो पूरी थी वो सालन था ना, वो क्या था, पॉपुलेशन थी लेट सपोज। उसमें से मैंने चम्मच मारा, थोड़ा सा लिया, वो सैंपल था। मैंने सैंपल को चेक किया, मुझे सैंपल का टेस्ट ठीक लगा, मुझे चम्मच से जो मैंने सालन चेक किया वो मुझे ठीक लगा, तो मैं कहता हूँ हाँ कढ़ाई तो ठीक है। मैंने पूरी पॉपुलेशन को कह दिया कि पूरी पॉपुलेशन ठीक है, वो जो पूरी कढ़ाई का सालन था मैंने कहा वो ठीक है। तो ये मैंने क्या कि जनरलाइज़ किया। जनरलाइज़ का मतलब यही है कि पूरी एक चीज़ पे आप एक चीज़ कहते हो कि हाँ ये ऐसे है। एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता चली, आप पूरी उस पे जनरलाइज़ कर लेते हो कि हाँ ये पूरा का पूरा ठीक है। तो इसको जनरलाइज कहते हैं, ठीक है। तो इधर इन्होंने एग्जांपल यही दी हुई है कि अगर एक गुड स्टिक बनाऊं तो स्टिक का मैं थोड़ा सा पीस चेक करके पता लगा देता हूँ कि हाँ ये पूरा का पूरा स्टिक ठीक है। इस तरह रन अपनी लाइफ में जो है, अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है जब एक न्यू टेक्निक इस्तेमाल करता है पेशेंट पे, न्यू थेरेपी या इंटरवेंशन करता है और वो ठीक निकलती है, तो पूरी पेशेंट पॉपुलेशन पे अपने फिर करता है जब भी उसके पास कोई पेशेंट आता है। तो एक छोटा सा सैंपल के बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर रहे हो, तो इसको जनरलाइजेशन कहते हैं, जो हमारी पूरी लाइफ में होता है। हम लोग ये रिसर्च में क्यों पढ़े हैं, क्योंकि रिसर्च में भी हम लोग जो सैंपल्स लेते हैं वो क्या करते हैं। लेट सपोज एक मैं रिसर्च ले रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बारे में, ठीक है। मैंने 2000 लोग हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, लेकिन मैं सैंपल 200 लोगों का ले रहा हूँ। अगर वो 200 लोगों से मुझे एक रिजल्ट मिला तो मैं कह देता हूँ हाँ इन 2000 लोगों को भी ये मसला होगा। तो इसलिए जनरलाइजेशन इसमें हमने बताया गया। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन होती है जो कि हम रिसर्च में जो हम लोग लेते हैं, रिसर्च में जिनसे हमारा जनरलाइजेशन जिन पे करनी होती है। If we want to be truly confident in the effectiveness of an intervention, we would have to test it on every patient. जैसे कि मैं अगर 2000 पीपल है यहाँ पे और मैं कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूँ कि सारे के सारों का ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं कैसे पता लगा सकूँ जब तक मैं सारों का टेस्ट ना कर लूँ। तो अगर ट्रूली कॉन्फिडेंट होना है तो हमें पूरी पॉपुलेशन का लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता बाज़ जगहों पे। तो फिर हम लोग उसी का सबसेट लेते हैं सैंपल, ठीक है। तो ये इधर यही बात की हुई है। सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक रिसर्चर जो है सैंपल सेलेक्ट करता है, तो सैम्पलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है। तो वो सैंपल जो होता है वो क्या होता है, वो एक रेफरेंस ग्रुप होता है जो कि उस पॉपुलेशन के बारे में आपको एक रिज़ल्ट देता है कि इस सैंपल से हम लोगों को ये रिज़ल्ट मिल गया, तो वो हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। अच्छा, पॉपुलेशंस आर नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन अब रिसर्च कर रही है तो ज़रूरी नहीं है हम लोग सिर्फ ह्यूमन ही हमारी पॉपुलेशन हो। हम लोग रिसर्च ह्यूमंस के बगैर भी कर सकते हैं। ह्यूमंस के अलावा लेट सपोज हमने एक लैंड एरिया चेक करना है, एक ज़मीन चेक करनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ अमेरिका की जो ज़मीन है, इसकी जो सॉइल है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, तो पूरी अमेरिका की वो जो ज़मीन है वो पॉपुलेशन होगी मेरी। इस तरह कोई और पॉपुलेशन हो सकती है, जैसे कि एक फैक्ट्री ने अभी नई मेडिसिन बनाई है, वो सारी की सारी मेडिसिन पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जो है कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्लेस, पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्जेक्ट्स और एनी अदर यूनिट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। टारगेट एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन, इधर इस पिक्चर को अगर देखें, डायग्राम को देखिए जो बना हुआ है, टारगेट पॉपुलेशन किसे कहा जाता है। टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है
जो जो आप स्टडी करना चाहते हैं, जिन के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दी थी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स, तो जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जो कि हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे होते हैं, वो सारी हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है। जैसे कि हम इसी भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसी भी टाइप 2 डायबिटीज़, और ये लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एज इनकी 20 से 30 होनी चाहिए, तो ये जितने भी एज 20-30 टाइप 2 डायबिटीज़ वाले वो सारे टारगेट पॉपुलेशन है। लेकिन लेट सपोज पाकिस्तान में हूँ मैं, तो पाकिस्तान में लेट सपोज 1000 लोग हैं, एक कराची में है काफ़ी लोग, काफ़ी इस्लामाबाद में है, काफ़ी इस तरह और है, ये सारी मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च मेरी है कि पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के उस लेट सपोज उनको पेन इंटेंसिटी कितनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कराची में भी इस्लामाबाद में भी है, तो टारगेट पॉपुलेशन मेरी बहुत बड़ी है। जिस तरह ये सर्कल है, ये सर्कल देखिए कितना बड़ा है, तो इसमें से एक्सेसिबल पॉपुलेशन मेरे लिए कितनी है? मेरे लिए लेट सपोज एक्सेसिबल पॉपुलेशन सिर्फ पेशावर की रीजन है, तो सिर्फ उनसे मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो मेरी एक्सेसिबल पॉपुलेशन हुई। फिर वो जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन लेट सपोज अगर 2000 टोटल लोग हैं, टोटल टारगेट पॉपुलेशन है, उनमें से एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है मेरे पास सिर्फ कितनी है, 1000 पीपल ऐसे जिनसे मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन उनमें से जिनसे मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ वो लेट सपोज 500 लोग हैं, तो जो 500 है वो मेरा सैम्पल होता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सैम्पलिंग प्रोसेस के की जाती है, सैंपल लिया जाता है, लेवल्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस इन्होंने बताए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी जिस पे आप लोग वो रिजल्ट जनरलाइज करना चाहते हैं। अब एक्सेसिबल पॉपुलेशन किसे कहती है? ये वो लोग हैं जिनके पास आपका एक्सेस हो, वही बात है, ठीक है। तो अब इसके बाद इन्होंने वही केस दिया जैसे मैं कह रहा टाइप 2, इनका अब देखो ये रिसर्चर्स है, इनका टॉपिक है कि एसोसिएशन बिटवीन डिप्रेशन एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डिमेंशिया इन पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़। तो इनकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, सॉरी टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है। तो जितने भी लोग टाइप 2 डायबिटीज़ वाले होंगे वो इनकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। लेकिन इन्होंने इंक्लूजन क्राइटेरिया भी सेट किया हुआ है कि वो जो है 30 to 75 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए, और मेडिकल रिकॉर्ड्स में वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ के होंगे 30 से 75 ईयर्स वो इनकी टारगेट पॉपुलेशन है, और ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन भी इनके लिए है, ठीक है। तो फॉर द स्टडी ऑफ डिप्रेशन द एक्सेसिबल पॉपुलेशन वाज ऑल पेशेंट्स, ठीक है, सारे पेशेंट्स जो है ना इसकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन थी जो कि उस मेडिकल रिकॉर्ड्स में शामिल थे डायबिटीज़ रजिस्ट्री में, ठीक है। तो एक इन्होंने बात की हुई है कि लेट सपोज़ आप अभी रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च के लिए लेट सपोज़ मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की लेता हूँ कि आपके पास लेट सपोज़ आपने जो अपना टारगेट पॉपुलेशन ली है टाइप 2 डायबिटीज़, वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेट सपोज 20,000 है, 20,000 जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। लेकिन आपके पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन जिनसे आप डेटा ले सकते हो सिर्फ 2000 है या 200 है, बहुत कम है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो आप 200 लोगों से डेटा लोगे, 200 लोगों से डेटा लोगे, तो आप पूरी टारगेट पॉपुलेशन पे तो जनरलाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो टारगेट पॉपुलेशन और एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो होते हैं उसमें डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो आपको टारगेट पॉपुलेशन अपनी नैरो डाउन करनी पड़ती है, उसमें आपको एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज डालने पड़ते हैं जिसके थ्रू आपकी टारगेट पॉपुलेशन जो होती है छोटी हो जाती है, और इस तरह आपका मसले नहीं आते, एरर नहीं आते रिजल्ट में, ठीक है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहले आपने अपनी टारगेट पॉपुलेशन सेट कर ली कि मैंने टाइप 2 डायबिटीज़ लेनी है, इतनी एज के लेने हैं। उसके बाद जो है अब आपने जब टारगेट कर ली फिर आपने एक्सेसिबल कर लिया, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो है आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डालोगे, ठीक है। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि आपने कोई स्पेसिफाई करना है सिलेक्शन क्राइटेरिया कि मैंने किन किन लोगों को लेना है, किन किन को नहीं लेना, ताकि आपके पास जो है टारगेट पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक हो, और जो सैम्पल्स भी आप फिर उनमें लोगे ना, लेट सपोज 2000 लोग हैं, उनमें से जो आपने 200 लोगों को लिए है वो 200 लोगों में वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। अगर वो नहीं मीट करेगी, लेट सपोज मैं 20 से 30 एज के लोगों को लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सैम्पल में जो बंदा है वो है 31 एज का, तो 31 एज हमारे उस क्राइटेरिया में नहीं है, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन सारी 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज वालों की, और मेरे पास जो सैम्पल है वो 31 एज वाले बंदा है, तो उनको आपने रिमूव करना है। तो सैम्पल शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शुड बी फुली डिस्क्राइब्ड इन द मेथड सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट।
इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है? वो स्पेसिफिक ट्रेट्स, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स, वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एक पॉपुलेशन में जो कि उस बंदे को रिसर्च के लिए एलिजिबल बनाता है, वो इंक्लूजन क्राइटेरिया। जैसे 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, एक बंदा की एज 25 है तो उस बंदे में वो ट्रेट शामिल है 25 ईयर एज का, तो वो हमारे रिसर्च में हो सकता है, इज़ एलिजिबल। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी गौर में रखना है, बाज़ ऐसे फैक्टर्स पे, जैसे कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स। लेट सपोज मैं टाइप 2 डायबिटीज़ का तो पेशेंट ले रहा हूँ, उसको साथ हो सकता है उसको साथ और भी कोई कंडीशन हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा और कोई मसला हो, क्लिनिकल फाइंडिंग्स उसमें हो। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स, वो बंदा किसी और जगह का हो, उसकी एथनिसिटी कोई और हो, तो उन लोगों को भी रखना है मद्देनज़र कि अगर मैंने ये सैंपल लिए है तो इसको अगर कोई और साथ फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि हमारे रिज़ल्ट को चेंज कर सकता है, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको चेंज कर सकता है, तो उसको भी नज़र में रखना है और उसको भी अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में डालना है, इंक्लूजन क्राइटेरिया में आपने डालना है कि उनको आपने इंक्लूजन में ऐड करना है या एक्सक्लूजन में। ठीक है, तो 20,000 इन लोगों के पास आई थी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के 30 से 75 ईयर्स ऑफ एज के। फिर इन्होंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया, बाज़ ऐसे फैक्टर्स बनाए जो कि दैट वुड प्रिक्लूड समवन फ्रॉम बीइंग ए सब्जेक्ट, जो पहले से ही उसे निकाल दे सैंपल बनने से पहले ही। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जैसे कि मैं कहता हूँ अगर एक बंदे को ओबीस हुआ तो उसको हम अपने इसमें नहीं लेंगे रिसर्च में। तो अब आपके पास एक बंदा 2000 लोग हैं, उनमें से जितने भी ओबीस लोग हैं उनको आप पहले से ही निकाल लोगे, सैंपल जो आपके पास है उसमें से 20 लोगों को निकाल लोगे। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था आपका, वो फैक्टर्स थे जो आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में पुट किए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डाला हुआ है कि एक बंदे को अगर हम लोग ऐसे लोगों को नहीं लेंगे जो कि पहले से डिमेंशिया जिनको हुआ हो या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, तो ये इनके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो फैक्टर्स है। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर है जो कि उस बंदे के चांस निकाल रहा है फ्रॉम बीइंग अ सब्जेक्ट इन अ रिसर्च। तो एक मसला आता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की वजह से, जैसे कि देखिए अब इसमें सैंपल लिया गया है 35 ईयर्स टू 70 ईयर्स, आई थिंक यही था, इस तरह का एज ग्रुप था। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इससे ऊपर नीचे लोग नहीं आ सकते ना, तो अब मैंने उन पे रिज़ल्ट निकाल मुझे पता चल गया अच्छा टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये रिज़ल्ट आया है। तो अब मैं अगर हॉस्पिटल में जाके टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कहूँ कि हम लोगों ने रिसर्च की और हमें पता चला है कि ये कुछ भी ऐसे होता है, किसी चीज़ के एसोसिएशन इस चीज़ के साथ ऐसे है, तो उधर जो हॉस्पिटल में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट होंगे उसमें ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जो 80 ईयर्स एज के हो, ऐसे भी होंगे जो 20 ईयर्स एज के हो। ठीक है, तो उन सब पे ये हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, तो ये एक जो है कंसर्न है, चैलेंज आता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैग्मेटिक क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं, रिसर्चेज की एक टाइप है रिसर्च की जिसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। प्रैग्मेटिक मतलब रियल लाइफ में आप ये करते हो। ठीक है, रियल जो आप हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में जो जो पेशेंट आ रहा है आप ये नहीं देखे कि उसकी एज कम है ज़्यादा है, सब जो है रियल लाइफ सिनेरियो में आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसको प्रैग्मेटिक क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं? किसी बंदे को भर्ती करना, लेना अपनी रिसर्च में। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन आ गई है रिसर्च की, ठीक है, जिनसे आप डेटा ले सकते हो, तो आप उनको रिक्रूट करते हो कैसे? जैसे आरसीटी एक बंदा करना चाह रहा है तो आप सबको या मेल्स भेज सकते हो, इनविटेशन मेल्स भेज सकते हो, कॉल्स कर सकते हो उनके घर जाके, ठीक है, पोस्टिंग अनाउंसमेंट कर सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो, डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू आप उनको इनवाइट कर सकते हो अपनी रिसर्च में, तो रिक्रूट कर रहे हो आप उनको। ठीक है, तो सारों को आप कर सकते हो, एक्सेसिबल पॉपुलेशन जितनी भी है उन सब के सब को आप रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन अगर फिर क्या होगा, फाइनल सैंपल आएगा आपके पास, उनमें से बाज़ लोग आ जाते हैं, बाज़ लोग नहीं आते, वो जो लोग आ गए हैं वो आपका फाइनल सैंपल होगा। वो जो लोग आ गए हैं, लेट सपोज आपके पास 2000 लोग थे एक्सेसिबल पॉपुलेशन, उन सबको आपने ईमेल भेज दी, उनमें से 1000 पीपल आ गए, ठीक है, 1000 लोग आ गए,
लेकिन उनमें फिर आप देखते हो कि बाज़ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ना मीट कर रहा हो, तो उस वजह से वो पॉपुलेशन सैंपल साइज जो और भी छोटा हो जाता है, तो आखिर में आपके पास फाइनल सैंपल आ जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर आप रिसर्च करते हो। ठीक है। रिसर्च जब आप कर रहे हो, लेट सपोज आपके पास 200 लोग रह गए हैं जिनसे आप रिसर्च कर रहे हो, टाइप 2 डायबिटीज़ के 200 लोग हैं। ठीक है, 200 सैंपल है। तो उनमें से बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता और रिसर्च के लिए, तो लेट सपोज 15 लोग उसमें से इस तरह निकल जाते हैं। इस तरह जो है एरर्स, कोई आपने डेटा कलेक्शन की थी 10 लोगों से, डेटा कलेक्शन आपकी गलत हो गई, तो वो उनकी आप पुट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन डेटा पुट नहीं कर सकते आप अपनी रिसर्च में, तो आपसे रह जाएंगे। इस तरह 25 लोग टोटल हो गए जो कि और निकल गए आपकी रिसर्च से, तो इस तरह और भी आपका सैम्पल साइज छोटा हो जाता है। लेकिन अब ये जो 25 लोग या जो ड्रॉप आउट्स थे जो कि आपकी रिसर्च से निकल गए हैं, वो क्यों निकले हैं, वो आपकी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न थी जिस वजह से वो लोग निकले हैं, जैसे कि उनकी लेट सपोज और लोग जो आपके उस रिसर्च में 200 लोग थे ना, उसमें से 25 लोग निकल गए हैं, वो 25 लोग की हो सकता है उन जो बाकी जो 200 लोग हैं उनसे हो सकता है एजुकेशन में फ़र्क हो, एम्प्लॉयमेंट और ये जो डिफरेंट फैक्टर्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, उसमें अगर फ़र्क हो और उस वजह से वो लोग चले गए, तो ये आपकी रिसर्च के लिए एक कंफाउंडिंग फैक्टर बन सकता है, ये आपकी रिसर्च का रिज़ल्ट ख़राब कर सकता है। ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि ये लोग जो गए हैं इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं थी। और बाज़ रिसर्चर्स जो है वो कंपेयर करते बेस लाइन एंड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक उन लोगों की, कि जो लोग जो गए हैं इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इनको और जो 200 लोग हैं उनसे इनमें अलग है। अगर उनमें इनसे अलग है, ये 200 लोग जो थे इनमें से 25 लोग ये, इनमें एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक था जो कि इन औरों में नहीं है, तो आपके पास जो रिसर्च है उसका रिजल्ट अलग आएगा। क्योंकि अगर 25 ये जो लोग थे अगर ये ना जाते और ये इसी रिसर्च में होते, तो आपके पास रिजल्ट अलग आना था, क्योंकि उनमें कोई एक स्पेशल करेक्टर भी था ना, करेक्टरिस्टिक था। तो इन चीज़ों को अपने नज़र में रखना है। ठीक है। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन, आपने बताना है, फ्लो चार्ट बनानी है कि कितने लोग पहले थे, जैसे कि इधर बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी टोटल लोग लेट सपोज 2000 थे, जिनमें से हमने एक्सक्लूड कर दिया लेट सपोज 1000 को। क्यों एक्सक्लूड कर दिया? क्योंकि लेट सपोज बाद लोगों ने इंक्लूजन क्राइटेरिया मीट नहीं किया, उनके नंबर लिख देने हैं, कितने लोग नहीं आए और रीजंस की भी वजह लिख देनी है। फिर जितने लोगों में आपने रेंडमाइजेशन की है वो आपने लिख देना है, और हर एक की इंटरवेंशन, किसको क्या इंटरवेंशन दी, जिसको जो इंटरवेंशन दी वो लिख दें। तो ये फ़्लो चार्ट है। ठीक है। और ये रिपोर्ट करें आप सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन के, सब्जेक्ट जो थे, जो सैम्पल लोग जो थे उनको आपने रिपोर्ट किया। ठीक है। सैम्पल साइज़ जो है वो आपके स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी को अफेक्ट कर सकता है। स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ कि लेट सपोज एक रिसर्च है वो हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी रिसर्च का जो है स्टैटिस्टिकल पावर बहुत ज़्यादा होगा। स्टैटिस्टिकल पावर जिस रिसर्च का ज़्यादा होगा, इसका मतलब है इसका जो रिज़ल्ट है ना वो भरोसे के लायक है। अगर लो पावर की स्टडी हो उसका रिज़ल्ट जो है इतना अच्छा नहीं होगा। लेट सपोज आप भी रिसर्च करते हो और मैं भी रिसर्च करता हूँ, हम दोनों टाइप 2 डायबिटीज़ पे रिसर्च करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों पे। मैं 200 लोगों का सैम्पल साइज़ लेता हूँ, आप लेते हो 600 लोगों का, तो किसकी रिसर्च ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? आपकी होगी, आपके वाले की स्टैटिस्टिकल पावर ज़्यादा होगी। तो बास फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ द स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वेरिएबिलिटी, आपके जो 200 लोग, जिस तरह मैंने अभी ये सैम्पल का बता रहा था, वो 200 लोग थे टाइप 2 डायबिटीज़, अगर वो सारे में उनमें कोई फ़र्क नहीं है उन लोगों में तो अच्छी बात है। अगर उनमें फ़र्क है, एक मोटा है, एक पतला है, एक अलग उसका एथनिसिटी का है, एक अलग एथनिसिटी का है, तो ये वेरिएबिलिटी आ रही है आपके सैम्पल में, तो वो आपकी पावर को इनडायरेक्टली वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। मतलब एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट, आप जो इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, अगर वो आप उसका मैग्नीट्यूड आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इफेक्टिव दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक मेडिसिन में दे रहा हूँ और उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, तो जितना ज़्यादा रिजल्ट उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, तो उतना ज़्यादा पावर ज़्यादा होगी स्टडी की, आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि हाँ रिजल्ट ठीक आया है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी पावर ज़्यादा होगी, स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ द स्टडी। ठीक है। तो अब ये रह गया
कि सैम्पल्स को आप जो है कैसे रिक्रूट कर सकते हो। आपके पास 2000 लोग हैं, उनमें आपने अब सैम्पलिंग करनी है, किन किन लोगों को लेना है। लेट्स सपोज उनमें से मैंने 200 लोगों को लेना है, तो उन 200 को आप दो तरीक़ों से ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू या नॉन प्रोबेबिलिटी। ये आप उनको प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी हर एक का चांस होगा आने का। जैसे कि मैं पर्चियाँ डाल लेता हूँ, पर्चियों में से 200 पर्चियाँ निकाल लेता हूँ, तो जो आ गई तो आ गई, तुक्का एक किस्म से कह सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं या इसमें प्रोबेबिलिटी के चांस नहीं होते। तो ये आगे देखते हैं। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं। लेट सपोज मैंने 200 लोग लिए, लेकिन मैंने वो लोग ठीक नहीं लिए। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, स्टार्ट में जो मैंने एग्जांपल ली थी सालन है, सालन में चेक करता हूँ कढ़ाई में, ठीक है, या स्टीक है, स्टीक वो गोश्त का पीस है, ठीक है, उसको मैंने बना लिया है। एक साइड पे मुझसे गलती से नमक ज़्यादा डल गया है और बाकी उस पर कम है। अब मैं गलती से वो जो जिस साइड पे नमक ज़्यादा डला है, मैं वो चीज़ वो साइड चेक कर लूँ, वो मेरा सैंपल है ना, वो जो थोड़ा सा जो मैंने चेक की है वो सैंपल है, वो जो पूरी स्टिक है वो पॉपुलेशन है। तो मैंने जो थोड़ी सी सैंपल चेक की है उसमें नमक ज़्यादा था, तो मैं वो खाता हूँ, मैं कहता हूँ हुए ये तो स्टिक में नमक ज़्यादा है, जबकि बाकी स्टिक में नमक कम था। मैंने जो जिस साइड पे नमक ज़्यादा था वही खाया है। तो इस वजह से मेरे सैम्पलिंग एरर आ गई है, ठीक है, मैंने सैंपल ठीक नहीं लिया, जिस वजह से रिज़ल्ट गलत आया, जबकि पॉपुलेशन में ऐसा नहीं था। तो सैम्पलिंग बायस किसे कहते हैं। सैम्पलिंग बायस, जब आप सैंपल ले रहे होते हो उसमें बाज़ ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो कि उस स्टडी को बदल दे। जैसे कि अब यही जो मैंने बात बताई स्टीक की, इसमें मैंने सैम्पलिंग ऐसी की है कि लेट सपोज नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस साइड से ले लिया, तो इस साइड पे नमक ज़्यादा था वो आ गया, तो उस वजह से जो है ओवर रिप्रेजेंट हो गया है, ज़्यादा आ गया नमक। अगर कम नमक वाली साइड लेता तो अंडर रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह ओवर रिप्रेजेंटिंग और अंडर रिप्रेजेंटिंग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि उस पूरे रिज़ल्ट को ख़राब कर सकता है। इसलिए रैंडम सैंपल को लेना चाहिए ताकि बायस को मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 5 टाइप्स इसमें पड़ेंगे और नॉन प्रोबेबिलिटी की भी इसी तरह टाइप्स पड़ेंगे, वो भी 5 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आपने ड्राइंग ऑफ लॉट्स कर लिया, पर्चियाँ निकाल ली, ठीक है, आपके पास 2000 लोग हैं, उनमें से ड्राइंग ऑफ लॉट्स कर लिया, आपने पर्चियाँ निकाल ली और जो जो आ गया उनको आपने ले लिया, सिंपल रैंडम है। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक नेम से पता चल रहा है सीक्वेंस वाइज। तो आप जो है पहले कहते हो आपके पास सारों के नंबर लिखे हुए हैं, आप कहते हो एवरी 10th पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन माई सैम्पल, हर 10वें बंदे को आप ले रहे हो सैंपल में, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आप कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड नेम को देखे, इसे कहते हैं ग्रुप्स, एक किस्म से कह सकते हैं स्ट्रेटा, कैटेगरीज, ठीक है। तो सबसेट्स, तो सबसे पहले आप बास करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे लेट सपोज 2000 लोग हैं, उनमें मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, तो मेल्स को अपने अलग ग्रुप में डाल दिया, फीमेल्स को अलग, फिर उनमें से रैंडमली सैम्पलिंग करो, तो इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग किसे कहते हैं, जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में मैं स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में सर्वे करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो मैं वो सारे स्कूल्स, लेट सपोज 200 स्कूल्स है टोटल, उनमें से मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ 20 स्कूल्स पे स्टडी करूँगा। तो आपने रैंडमली 20 सेलेक्ट कर लिए, रैंडमली सेलेक्ट हो गया, आपके पास 20 स्कूल्स आ गए, उन सारे स्टूडेंट्स को आप जो है उन स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को आप स्टडी कर लो, 20 स्कूल्स जो है, तो वो आपके पास क्लस्टर सैम्पलिंग है। इसको स्टेज 1 सैम्पलिंग कहते हैं या सिंगल स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, अगर मैंने कहा कि सारे स्कूल्स में से मैं 20 रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ, उसी तरह मैंने 20 ले लिए, उन 20 स्कूल्स के अंदर फिर मैं रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करके उन पे स्टडी करता हूँ, तो ये सेकंड स्टेज सैम्पलिंग होता है। तो इस तरह मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक है ये, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, अब जिस तरह आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ का मैं बता रहा था, उसमें मेल्स फीमेल्स है, लेट सपोज फीमेल्स कम है मेल ज़्यादा है, तो आप सैंपल बना रहे हो तो उसमें आपके पास फीमेल्स कम है, तो वो जो स्मॉलर ग्रुप है उसको आप उससे ज़्यादा सैंपल लेते हो, जबकि लार्जर ग्रुप है उससे कम लेते हो। तो
इसे डिस्प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग कह सकते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स की जो टाइप्स है, तो ये रैंडम सिलेक्शन इसमें नहीं होती, ठीक है। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, नेम से पता चल रहा है कन्वीनियंस, जो आपके पास मुयसर है, जो बंदा आपके सामने है बस उसी से आप कहते हो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आप इसमें रैंडमली नहीं करें, अपनी मर्ज़ी से जो जो आपके पास आ रहा है उसको ले रहे हो, तो इसमें बायस और फैक्टर्स आ सकते हैं। इस तरह कंसेक्यूटिव, जो जो बंदा आपके पास अवेलेबल है, अभी एक आया है, थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा अवेलेबल हो जाता है, वो आ जाता है, दूसरा बंदा बिज़ी है, तुम जिस दिन आ जाओ मैं तुमसे ले लूँगा। तो ये इस तरह कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग होती है, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, जिस तरह ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग थी जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और उसके अंदर आपने रैंडमली सेलेक्ट किया है, कोटा सैम्पलिंग में भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इसमें आप रैंडमली नहीं अपनी मर्जी की सैम्पलिंग लेते हो। जैसे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग इनमें ले सकते हो, जो जो आपके पास है उन सबको ले सकते हो, या उनमें से आप स्पेसिफिक लोगों को कहते हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो ये कोटा सैम्पलिंग कहता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ रहा है। पर्पसिव सैम्पलिंग में आप अपने मकसद के लोगों को लेते हो, अपना जो आपका मकसद है, जो स्पेसिफिक आपका पर्पस है, उसकी बेसिस पे आप अपने बना लोगों को ले लो, ठीक है। तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाता है। स्नोबॉल, स्नोबॉल किसे कहते हैं, एक स्नो का बॉल हो, उसको आप रोल करो स्नो के ऊपर, घुमाते जाओ स्नो के ऊपर, जैसे ही घुमाओगे तो स्नो अपने साथ और स्नो को भी ग्रैब करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ वो बाल आपका बड़ा होता जाएगा साइज़ में, जिस तरह टॉम एंड जेरी में आप लोग देखते होगे, वो बाल को घुमाता है तो बाल बड़ा होता जाता है स्नो का, तो इसे स्नो बॉल स्नैपनिंग टेक्निक कहते हैं। अब लेट सपोज आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत रेयर है, लेट सपोज मैं कहता हूँ एस्मा, ठीक है। एस्मा के मेरे पास पेशेंट्स कम है, 10 पेशेंट्स है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 200 का सैंपल हो, तो 200 का सैंपल लेना चाहता हूँ। तो 10 लोग हैं और मुझे नहीं मिल रहे, मैं उन 10 लोगों से कहता हूँ यार आप क्या, अगर किसी को जानते हो कि जिसको एस्मा हो तो उसको अपने पास ले आओ, हमारे पास ले आओ। तो वो और लोगों को लाता है, मुझे और लोग आते हैं, हम उनसे कहते हैं आप और लोगों के ले आओ, तो इस तरह एक एक करके ज़्यादा होते जाते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इसे तभी कहते हैं। अब ये लास्ट में वो जो रिसर्च थी टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो पहले इन्होंने एग्जांपल दी हुई थी, उसी की स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की हुई है इन्होंने, ठीक है। कि उस जो रजिस्ट्री से उन लोगों को रिकॉर्ड मिला, तो उसमें बाज़ लोग अफ्रीकन अमेरिकन थे, इतने परसेंट ये थे, इतने परसेंट ये थे, और उनमें से इन्होंने फिर सैम्पल साइज़ लिए, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इन्होंने की है।